भारतीय मूल के कनाडा के कलाकार और लेखक गुरदीप पंडेर का जमी हुई झील पर भांगड़ा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वीडियो उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद बनाया, जिसमें वो बर्फ से ढकी झील पर भांगड़ा करते नजर आए। वीडियो में वो इधर से उधर अपने अलग अलग अंदाज में जमकर नाचते नजर आए। पंजाब में जन्मे गुरदीप पंडेर कनाडा में अपने भांगड़े के लिए काफी मशहूर हैं। वो इससे पहले भी भांगड़े के अपने अलग अलग वीडियो के लिए सुर्खियां बटोर चुके हैं। खबर है कि पाकिस्तान से सीज फायर के समझौते के बाद कई आतंकियों की हलचल बेहद कम हो गई है। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि दिसंबर में खुफिया एजेंसियों को भारत की सीमा के पास पाकिस्तान में 224 आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली थी, लेकिन फरवरी के महीने में ऐसे आतंकियों की गिनती कम होकर केवल 108 रहने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू, नौशेरा, अखनूर और राजौरी इलाके में पाकिस्तान की मदद से आतंकियों के 20 लॉन्चिंग पैड चल रहे थे, लेकिन केवल 2 महीनों में इनकी गिनती घटकर महज 5 रह गई है। खबर है कि आतंकियों की घुसपैठ कराने के इरादे से ही पाकिस्तान की फौज सीमा पर फायरिंग करती थी, और फायरिंग बंद होने के बाद न केवल आतंकियों की घुसपैठ का रास्ता बंद हुआ, बल्कि पाकिस्तान ने आतंकियों की फंडिंग भी रोक दी। हालांकि भारतीय फौज के सूत्रों के मुताबिक ये ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान की एक चाल भी हो सकती है, इसलिए सेनाएं पूरी तरह सतर्क हैं। लखनऊ में बीजेपी सांसद के बेटे पर हुई फायरिंग की साजिश का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने सांसद के बेटे पर गोली चलाने के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ के बाद कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली, क्योंकि पुलिस के मुताबिक सांसद के बेटे पर गोली चलाने वाला उसी का रिश्तेदार था, जिसने सोची समझी साजिश के तहत उस पर गोली चलाई। पुलिस को शक है कि इस षड्यंत्र का मकसद कुछ लोगों को फंसाना था, लेकिन सांसद के बेटे से पूछताछ के बाद ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी। जब हमने सांसद जी के बेटे के साले आदर्श से पूछताछ की, उसने घटना को पूरी तरह से कबूला। उन्होंने ये बताया कि हाँ, गोली उन्होंने ही चलाई थी, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि ये गोली उन्होंने अपने बहनोई के कहने पर चलाई थी। कंपनी भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के नतीजे सबके सामने रखे। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि भारत बायोटेक ने दावा किया कि तीसरे चरण के नतीजे के आधार पर कोरोना के खिलाफ कोवैक्सीन 81% तक असरदार है। टीके के ट्रायल के तीसरे चरण में करीब 26,000 लोगों को शामिल किया गया, जिनमें करीब 2,500 लोग बुजुर्ग थे, जबकि 4,500 किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। ये वो लोग थे जिन्हें टीके की दूसरी खुराक लगने के बाद किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हुआ था। इस बीच केंद्र सरकार ने भी वैक्सीन लगाने की मुहिम को तेज कर दिया। अब चाहे दिन हो या रात, लोग जब चाहें तब कोरोना की वैक्सीन लगवा पाएंगे। मतलब अब उन्हें किसी तय वक्त का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्विटर पर जानकारी दी कि अब लोग कोरोना का टीका अपनी सहूलियत के हिसाब से हफ्ते के किसी भी दिन और 24 घंटों में किसी भी वक्त लगवा पाएंगे। इससे होगा यह कि बड़ी आबादी को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी। एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए सरकार का यह फैसला बेहद अहम है। चिंता की बात यह है कि वायरस उन इलाकों में भी पहुंच गया है जहां पहले कोरोना के मरीज न के बराबर थे। जैसे कि महाराष्ट्र के अमरावती में अब ज्यादा मामले उन 7 वार्ड से सामने आ रहे हैं जहां पहले उनकी गिनती बेहद कम थी। मुंबई में भी उन्हीं इलाकों में ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं जहां पिछले साल महामारी के चरम पर भी कम मामले रिपोर्ट हो रहे थे। असम विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर अहम बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, हेमंत बिस्वा शर्मा समेत असम से जुड़े कई बड़े नेता मौजूद थे। इस बैठक में एजीपी के 7 सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। आपको बता दें, पिछले विधानसभा चुनाव में एजीपी 24 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, और खबर है कि इस बार बीजेपी एजीपी को पिछले बार से कम सीटें देने के मूड में है। इस बैठक के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर आज गठबंधन के आधिकारिक ऐलान का दावा किया। पिछले 1 साल में चीन के हैकरों ने भारत की संस्थाओं को कई बार निशाना बनाने की कोशिश की है। चीन की तरफ से साइबर हमलों की कोशिश नई नहीं है, लेकिन पिछले 1 साल में चीनी हैकरों ने भारत में अपने साइबर हमले बढ़ा दिए हैं। खासकर गलवान में भारतीय सेना के हाथों करारी मार झेलने के बाद वो चीन की तरफ से हमलों में काफी तेजी आई है। इससे पहले चीन पर भारत की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक पर साइबर हमला करने का आरोप लगा था। इसी तरह तेलंगाना के बिजली विभाग ने भी चीन की तरफ से साइबर हमला किए जाने का शक जताया है। अधिकारियों के मुताबिक
साइबर हमले के जरिए तेलंगाना में बत्ती गुल करने की तैयारी थी। हालांकि साइबर सुरक्षा से जुड़े मामलों पर नजर रखने वाली एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया ने चीन की ये कोशिश नाकाम कर दी। चीन के इस साइबर खतरे को देखते हुए सरकार ने भी सभी बड़े संस्थानों और एजेंसियों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी के प्रयागराज से, जहां मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ की टीम ने 2 बदमाशों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में मारे गए बदमाशों के नाम वकील पांडे उर्फ राजीव पांडे और एचएस अहमद है। दोनों माफिया मुन्ना बजरंगी और दिलीप मिश्रा गैंग के शार्प शूटर थे। वकील पांडे पर 50,000 रुपए का इनाम था। दोनों बदमाशों के आने की जानकारी के बाद एसटीएफ की टीम ने पीछा किया, लेकिन आरोप है कि बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एसटीएफ ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाश घायल हो गए। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन दोनों की मौत हो गई। मारे गए दोनों बदमाशों पर साल 2013 में वाराणसी के डिप्टी जेलर अनिल कुमार त्यागी की हत्या का आरोप था और इसके अलावा कई और मामलों में भी दोनों आरोपी थे। राहुल गांधी के इमरजेंसी पर दिए बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई। इमरजेंसी को बड़ी गलती मानने वाले राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। देखो, ये राहुल गांधी जी हों या कांग्रेस के लीडर, माफी मांगते मांगते थक जाएंगे, उनके गुनाहों की गिनती खत्म होगी। जबकि कांग्रेस को 45 साल पुरानी गलती पर कबूलनामे में कुछ भी गलत नहीं दिखता। राहुल गांधी ने इमरजेंसी के लिए माफी मांगी, उस समय जो लोगों को तकलीफ हुई, तो एक कोई गलत बात नहीं की। राहुल गांधी ने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में इमरजेंसी से जुड़े सवाल के जवाब में इसे बड़ी गलती माना था। I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said it. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में 18 दिन चुनाव प्रचार करेंगे। उनकी रोजाना 3 रैलियां होंगी, यानी वो 2.5 हफ्तों में 50 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान राजनाथ की सबसे ज्यादा 10 दिन बंगाल में रैलियां होंगी। सरोद वादक अमजद अली खान और कपिल देव ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। दोनों ने दिल्ली के ओखला में फोर्टिस अस्पताल में यह टीका लगवाया। अहमदाबाद में मास्क नहीं पहनने पर गुजरात सरकार ने जुर्माने के तौर पर अब तक 29 करोड़ रुपए वसूले। महाराष्ट्र सरकार 50 करोड़ पेड़ लगाने की जांच करवाएगी। पेड़ लगाने का यह अभियान पिछली बीजेपी सरकार ने शुरू किया था, लेकिन आरोप है कि 50 करोड़ पेड़ नहीं लगे और इस योजना में भ्रष्टाचार हुआ। गुजरात के केवड़िया में आज से संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन शुरू हो रहा है, जो 6 मार्च तक चलेगा। इसी सम्मेलन के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करेंगे और तीनों सेनाओं के कमांडरों को संबोधित करेंगे। संदीप बोल की रिपोर्ट है कि सम्मेलन में ऑपरेशनल मसलों के साथ साथ सेना को आधुनिक बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी और चीन के साथ लद्दाख में एलएसी की स्थिति और पाकिस्तान के साथ एलओसी के मौजूदा हालात और रणनीति तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत तीनों सेनाओं के कामकाज और भविष्य की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। खबर है कि सम्मेलन के आखिरी दिन तीनों सेना के जेसीओ और जवान भी शामिल होंगे। आर्टिकल 370 पर टिप्पणी के मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को राहत मिल गई। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी और याचिका दाखिल करने वाले रजत शर्मा नाम के शख्स पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह जुर्माना उस पर अदालत का वक्त बर्बाद करने के लिए लगाया। याचिका में फारूक अब्दुल्ला पर आरोप लगाया था कि उन्होंने आर्टिकल 370 हटाए जाने पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, इसलिए उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि किसी भी नीति पर आपत्ति जताने को देशद्रोह की श्रेणी में नहीं डाला जा सकता। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने फिर प्रदर्शन किया। मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर लगातार दूसरे दिन भी बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया। इन विधायकों ने राज्य की उद्धव सरकार को वहां के किसानों समेत दूसरे कई मुद्दों पर घेरा। राजस्थान के बाड़मेर में एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले को 5 करोड़ रुपए के टैक्स बकाया पर इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजा। दावा है कि हाल ही में उसके नाम से खुले बैंक अकाउंट में करीब 33 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी ट्रांसफर करने पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी ने यूपी में हो रहे एनकाउंटर का हवाला देते हुए राज्य की जेल में जाने का विरोध किया था।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां वो खाद कारखाने से जुड़े विकास के कामों का जायजा लेने के साथ कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक आदमी ने अपनी बेटी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। बताया गया कि वो आदमी बेटी के प्रेम संबंधों से नाराज था, जिसके बाद उसने धारदार हथियार से उसका सिर काट दिया। मध्य प्रदेश के खरगोन में खेत में कटे गेहूं की फसल में देर रात आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का गेहूं जलकर राख हो गया। म्यांमार में विद्रोह को कुचलने के लिए सेना और पुलिस ने साम दाम दंड भेद की नीति तो अपना ली, लेकिन अपनी जान हथेली पर लेकर चल रहे प्रदर्शनकारियों के आगे उनका हर वार खाली जाने लगा। वहां लोगों को गोली का डर तो रहा नहीं, लेकिन और सेना के बाकी हथकंडों का मुंहतोड़ जवाब देकर वो नाको चने चबा रहे हैं उसे। जिसका एक छोटा सा नमूना म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगोन में देखने को मिला। वहां सड़क पर डटे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलों की अंधाधुंध बौछार कर दी। इतनी आंसू गैस छोड़ी गई कि हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया। घुटन में लोग इधर उधर दौड़ने लगे। पुलिस को लगा कि प्रदर्शनकारी दुम दबाकर भाग खड़े हुए, लेकिन लोगों ने भी साफ कर दिया कि उन्होंने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं और न ही वो सालों के आंदोलन के बाद नसीब हुए लोकतंत्र को यूं ही हाथ से जाने देंगे। कुछ ही देर बाद वो वापस आए और ऐसी तैयारी के साथ आए कि पुलिस भी सिर खुजाने लगी। निहत्थे प्रदर्शनकारियों ने हथियारबंद पुलिस से लोहा लेने के लिए लकड़ी के फट्टों, ड्रमों, बड़े बड़े ढक्कनों को अपनी ढाल बना लिया। उन्होंने सिर पर हेलमेट और मुंह पर खास मास्क लगा लिए और सबसे अनोखी तिकड़म तो उन्होंने ये अपनाई कि पुलिस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उन्होंने सड़क पर केले के छिलके ही फेंक दिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें चोरी के आरोप में कुछ महिलाओं की पिटाई कर दी गई। बताया गया कि एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कई महिलाओं के गहनों की चोरी की, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाती लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद तो गुस्साई भीड़ उन पर टूट पड़ी। जिन महिलाओं के गहने चोरी हुए उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। काफी देर तक उनकी पिटाई करने के बाद लोग उन्हें खुद ही पकड़कर पुलिस की गाड़ी तक ले गए। इस दौरान भी उन्हें लगातार पीटा गया। बाद में पुलिस उन्हें थाने ले गई। इस हंगामे की वजह से पूरे कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। महिलाओं की पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। यूपी के बुलंदशहर से रूह को कपाकर रख देने वाली एक घटना सामने आई। वहां एक आदमी ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी, जबकि हमले के बाद से उसकी तीसरी लड़की की हालत नाजुक है। बताया गया कि आरोपी को चारों के चरित्र पर शक था। आरोप है कि इसी वजह से उसने बीती रात उन पर हमला कर दिया, जिसका पता इलाके के लोगों को सुबह चला, जिसके बाद आरोपी के मकान के बाहर भीड़ जुट गई। उन लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और उन्होंने मकान में छानबीन शुरू कर दी। साथ ही तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए वहां से अस्पताल भेजा। बर्बादी का ये मंजर देखकर घर की बुजुर्ग का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अरे मेरी रानी, हमले के बाद आरोपी तो फरार हो गया और अपनी एक बेटी को मौत से जंग लड़ने के लिए वहीं छोड़ गया। और वो फरार है। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने आसपास के लोगों से परिवार से जुड़ी कई जानकारियां जुटाई और भरोसा दिया कि आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा। इसे अपने पत्नी और बेटियों के चरित्र को लेकर के शक था और हम अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयासशील हैं। शुरुआती जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी मानसिक रूप से कमजोर है। म्यांमार के दावई में पुलिस की गोली का शिकार हुए एक आदमी की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे उस आदमी को पुलिस ने गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें पूरा शहर सड़कों पर उतर आया। मोटरसाइकिलों और स्कूटरों पर सवार होकर लोगों ने मार्च निकाला, जो शहर के कई इलाकों से होकर गुजरा। सभी रास्तों पर सड़क के किनारे भी लोग खड़े नजर आए। इतना ही नहीं, शव के साथ हजारों लोग पैदल चलते भी दिखाई दिए। उन्होंने सैन्य शासन के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। इसके बाद हजारों लोगों ने नम आंखों से उनका अंतिम संस्कार किया। खबर है कि पूरे शहर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली से 5 लोगों की मौत हुई है। म्यांमार में विद्रोह को कुचलने के लिए सेना और पुलिस ने साम दाम दंड भेद की नीति तो अपना ली, लेकिन अपनी जान हथेली पर लेकर चल रहे प्रदर्शनकारियों के आगे उनका हर वार खाली जाने लगा। वहां लोगों को गोली का डर तो रहा नहीं, लेकिन और सेना के बाकी हथकंडों का मुंहतोड़ जवाब देकर वो नाको चने चबा रहे हैं उसे।
जिसका एक छोटा सा नमूना म्यांमार के सबसे बड़े शहर यांगोन में देखने को मिला। वहां सड़क पर डटे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलों की अंधाधुंध बौछार कर दी। इतनी आंसू गैस छोड़ी गई कि हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया। घुटन में लोग इधर उधर दौड़ने लगे। पुलिस को लगा कि प्रदर्शनकारी दुम दबाकर भाग खड़े हुए, लेकिन लोगों ने भी साफ कर दिया कि उन्होंने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं और न ही वो सालों के आंदोलन के बाद नसीब हुए लोकतंत्र को यूं ही हाथ से जाने देंगे। कुछ ही देर बाद वो वापस आए और ऐसी तैयारी के साथ आए कि पुलिस भी सिर खुजाने लगी। निहत्थे प्रदर्शनकारियों ने हथियारबंद पुलिस से लोहा लेने के लिए लकड़ी के फट्टों, ड्रमों, बड़े बड़े ढक्कनों को अपनी ढाल बना लिया। उन्होंने सिर पर हेलमेट और मुंह पर खास मास्क लगा लिए और सबसे अनोखी तिकड़म तो उन्होंने ये अपनाई कि पुलिस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उन्होंने सड़क पर केले के छिलके ही फेंक दिए। मुंबई के पास कल्याण स्टेशन से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक टीसी ने चलती ट्रेन से गिर रहे एक यात्री को बाल बाल बचा लिया। ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिखा कि टीसी उस यात्री को बचाने के लिए उस ट्रेन के अंदर की तरफ धकेलता हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि ट्रेन में चढ़ते वक्त उस यात्री का हाथ फिसल गया, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद टीसी की नजर उस पर पड़ी, वो तुरंत उसकी मदद के लिए वहां पहुंच गया। मुंबई में एक बार फिर कोरोना के पैर पसारने के बाद सिद्धिविनायक मंदिर में जुटने वाली भीड़ को कम करने के लिए सख्ती बढ़ा दी गई। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के अलावा सिद्धिविनायक के दर्शन के लिए भक्तों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, जहां उन्हें एक QR कोड मिलेगा और उस QR कोड को दिखाकर ही उन्हें मंदिर में एंट्री मिल सकेगी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कुछ भक्त मंदिर के गेट पर अपना QR कोड स्कैन कराते नजर आए। भक्तों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए वहां कई कर्मचारी भी तैनात किए गए। ऐसा स्कैन करना, इधर ऊपर, थोड़ा ऊपर पकड़िए और ऊपर। इतना ही नहीं, मंदिर के बाहर लगी एक स्क्रीन पर भी सिद्धिविनायक के लाइव दर्शन के इंतजाम नजर आए। मंदिर प्रशासन ने बताया कि कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच भक्तों की सुरक्षा के लिए ही ये कदम उठाए गए हैं। मंदिर न्यास की तरफ से ये पूरा प्रबंध किया गया है। सभी लोग QR कोड लेके यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। वहां पहुंचे लोगों ने भी महामारी को फैलने से रोकने के लिए इन सख्तियों को जरूरी बताया। बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुआ, सिस्टम भी बहुत अच्छा रखा है। मंदिर में जगह जगह तैनात सुरक्षाकर्मी भी लोगों को हर वक्त मास्क पहनकर रखने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश देते नजर आए। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में TMC के विधायक हितेन बर्मन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। हालांकि TMC विधायक इस हमले में बाल बाल बच गए हैं। वहीं इस घटना के बाद गुस्साए कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और इस दौरान TMC ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर इस हमले का आरोप लगाया और पुलिस से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पाकिस्तान में बड़े सियासी उलटफेर की खबर है, जो कि इमरान खान के लिए बड़ा झटका है। इमरान खान को ये झटका वहां की संसद यानी सेनेट की एक सीट के लिए हुए चुनाव में लगा और इस एक सीट के चुनाव ने इमरान खान की सरकार को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इमरान खान की सरकार में वित्त मंत्री अब्दुल हफीज शेख ही ये चुनाव हार गए और उन्हें इस चुनाव में हराया विपक्षी पार्टी PPP के नेता यूसुफ रजा गिलानी ने। वित्त मंत्री को अपने पद पर बने रहने के लिए सेनेट की इस सीट पर चुना जाना जरूरी था, लेकिन चुनाव हारने के बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये इमरान खान के लिए सबसे बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि चुनाव में हार की वजह इमरान खान की पार्टी के ही नेताओं की क्रॉस वोटिंग को बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इमरान खान की पार्टी PTI के 9 सांसदों ने सीक्रेट वोटिंग के दौरान विपक्षी पार्टी PPP के पक्ष में वोट दिया। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह कि इस चुनाव में जो वोट गिनती के दौरान खारिज किए गए, उनमें खुद प्रधानमंत्री इमरान खान का वोट भी शामिल रहा। माना यह भी जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी में कई नेता इमरान खान के कामकाज के तरीकों से लंबे वक्त से नाराज चल रहे हैं, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों के संगठन PDM के हौसले बुलंद हैं, जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ आगे की रणनीति तय करने के लिए कल एक अहम बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि अब इमरान खान की सरकार को वहां की संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ सकता है। अभिनेत्री सायंतिका बनर्जी ने TMC का दामन थाम लिया। कोलकाता में बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री सायंतिका बनर्जी TMC में शामिल हो गईं। उन्होंने TMC महासचिव और राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा। PM मोदी आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा, रिसर्च और स्किल को बढ़ाने पर जोर दिया।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हर प्रावधान को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने के लिए अब हमें तेजी से काम करना है। यूपी के फिरोजाबाद में एक लड़की का शव उसके परिवार वाले अस्पताल से मोटरसाइकिल पर ले गए। इस लड़की की इलाज के दौरान ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई थी, लेकिन आरोप है कि कुछ घंटों तक उसका शव स्ट्रेचर पर ही पड़ा रहा और अस्पताल के कर्मचारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश दिए गए। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही, इतनी देर से बैठे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान न्यूजीलैंड को तीसरे टी20 मैच में 64 रन से हरा दिया। मैच में पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवरों में 4 विकेट पर 208 रन बनाए, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 18वें ओवर में 144 रन पर ही ढेर हो गई। इस जीत के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में 1-2 से पीछे है। बंगाल के दक्षिण 24 परगना से अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के एक नेता के घर से बम बरामद होने पर गहमा-गहमी तेज हो गई। ये वो ड्राम है जो तस्वीरों में हमने देखा था, जो कि इसी ड्राम से बम बरामद किया गया था। इस मामले में अब्बास सिद्दीकी ने साजिश का शक जताया और टीएमसी पर हमला किया। हम नहीं रखा, या हमको फंसाने के लिए किसी ने रखा है। टीएमसी का गुंडा लोग हमारे जो सादा सीधा इंसान है उन लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी ने साफ कर दिया कि उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। फंस जाने पर वो लोग जो बात बोल रहा है बचने के लिए, गलत बात। हिंदू महासभा के मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दिल्ली तक गोडसे यात्रा निकालने के ऐलान पर घमासान छिड़ गया। बीजेपी ने इस यात्रा का कनेक्शन हाल ही में गोडसे पुजारी बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने से जोड़ दिया। कांग्रेस ने जिस प्रकार के अपने कृत्य किए उसके कारण कांग्रेस पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। बीजेपी उसी दिन से कांग्रेस पर हमलावर है जब से महात्मा गांधी के हत्यारे के पुजारी ने कांग्रेस का दामन थामा था। हिंदू महासभा के पूर्व नेता नाथूराम गोडसे के पुजारी को कांग्रेस में शामिल कर कांग्रेस ने बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को थमा दिया है। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों के जवाब में महात्मा गांधी की विचारधारा का जिक्र छेड़ा। वो तो हर लोगों को माफ करने वाले विचारों से महात्मा गांधी हमेशा चले। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ दरगाह से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के बीच सीटों पर बात नहीं बन पाई है। बताया जा रहा है कि आईएसएफ उत्तर बंगाल में 6 सीटों की मांग पर अड़ी है। हालांकि कांग्रेस ने उसकी मांग को अभी तक हरी झंडी नहीं दिखाई है। खबर यह भी है कि सीटों के बंटवारे को लेकर तीनों पार्टियों के बीच आज फिर से बैठक हो सकती है। बीबीसी रेडियो को भारत में बैन करने की मांग उठने लगी। विवाद तब शुरू हुआ जब उसके एक शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए एक कॉलर ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि यह एक लाइव शो था जिसमें अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल एक कॉलर ने किया था। भद्दी भाषा के इस्तेमाल की क्लिप के सोशल मीडिया पर आने के बाद बीबीसी के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा। दावा किया जा रहा है कि इस तरह की भाषा भारत के कानून और संविधान के खिलाफ है, इसलिए भारत में बीबीसी नेटवर्क को पूरी तरह बैन करने की मांग सोशल मीडिया पर उठाई जाने लगी। भारत में इससे जुड़े 2 हैशटैग बॉयकॉट बीबीसी और बैन बीबीसी ट्विटर पर ट्रेंड होने शुरू हो गए। विवाद बढ़ने के बाद बीबीसी रेडियो के इस शो को होस्ट करने वाली एंकर ने शो में इस्तेमाल की गई भाषा के लिए माफी मांग ली, लेकिन बीबीसी रेडियो या बीबीसी एशियन नेटवर्क की तरफ से विवाद पर कोई सफाई नहीं दी गई। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी के विधायक हितेन बर्मन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। हालांकि टीएमसी विधायक इस हमले में बाल बाल बच गए। वहीं इस घटना के बाद गुस्साए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर विधायक पर हमला करने का आरोप लगाया और पुलिस से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पाकिस्तान में बड़े सियासी उलटफेर की खबर है जो कि इमरान खान के लिए बड़ा झटका है। इमरान खान को ये झटका वहां की संसद यानी सेनेट की एक सीट के लिए हुए चुनाव में लगा और इस एक सीट के चुनाव ने इमरान खान की सरकार को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इमरान खान की सरकार में वित्त मंत्री अब्दुल हफीज शेख ही ये चुनाव हार गए और उन्हें इस चुनाव में हराया विपक्षी पार्टी पीपीपी के नेता यूसुफ रजा गिलानी ने। वित्त मंत्री को अपने पद पर बने रहने के लिए सेनेट की इस सीट पर चुना जाना जरूरी था, लेकिन चुनाव हारने के बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये इमरान खान के लिए सबसे बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि चुनाव में हार की वजह इमरान खान की पार्टी के ही नेताओं की क्रॉस वोटिंग को बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इमरान खान की पार्टी पीटीआई के 9 सांसदों ने सीक्रेट वोटिंग के दौरान विपक्षी पार्टी पीपीपी के पक्ष में वोट दिया। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस चुनाव में जो वोट गिनती के दौरान खारिज किए गए उनमें खुद प्रधानमंत्री इमरान खान का वोट भी शामिल रहा। माना यह भी जा रहा है कि इमरान खान की पार्टी में कई नेता इमरान खान के कामकाज के तरीकों से
लंबे वक्त से नाराज चल रहे हैं, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों के संगठन पीडीएम के हौसले बुलंद हैं, जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ आगे की रणनीति तय करने के लिए कल एक अहम बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि अब इमरान खान की सरकार को वहां की संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ सकता है। मुंबई के पास कल्याण स्टेशन से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक टीसी ने चलती ट्रेन से गिर रहे एक यात्री को बाल बाल बचा लिया। ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिखा कि टीसी उस यात्री को बचाने के लिए उसे ट्रेन के अंदर की तरफ धकेलता हुआ दिखाई दिया। ये देखिए किस तरह से इस टीसी ने जान बचाई। आपको बता दें कि ट्रेन में चढ़ते वक्त उस यात्री का हाथ फिसल गया था, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद टीसी की नजर उस पर पड़ी, वो तुरंत उसकी मदद के लिए वहां पहुंच गया। मुंबई में एक बार फिर कोरोना के पैर पसारने के बाद सिद्धिविनायक मंदिर में जुटने वाली भीड़ को कम करने के लिए सख्ती बढ़ा दी गई। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के अलावा सिद्धिविनायक के दर्शन के लिए भक्तों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, जहां उन्हें एक क्यूआर कोड मिलेगा और उस क्यूआर कोड को दिखाकर ही उन्हें मंदिर में एंट्री मिल सकेगी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कुछ भक्त मंदिर के गेट पर अपना क्यूआर कोड स्कैन कराते नजर आए। भक्तों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए वहां कई कर्मचारी भी तैनात किए गए। ऐसा स्कैन करना, इधर ऊपर, थोड़ा ऊपर पकड़िए और ऊपर। इतना ही नहीं, मंदिर के बाहर लगी एक स्क्रीन पर भी सिद्धिविनायक के लाइव दर्शन के इंतजाम नजर आए। मंदिर प्रशासन ने बताया कि कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच भक्तों की सुरक्षा के लिए ही ये कदम उठाए गए हैं। मंदिर न्यास की तरफ से ये पूरा प्रबंध किया गया है। सभी लोग क्यूआर कोड लेके यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। वहां पहुंचे लोगों ने भी महामारी को फैलने से रोकने के लिए इन सख्तियों को जरूरी बताया। बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुआ, सिस्टम भी बहुत अच्छा रखा है। मंदिर में जगह जगह तैनात सुरक्षाकर्मी भी लोगों को हर वक्त मास्क पहनकर रखने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश देते नजर आए। कर्नाटक में रमेश जारकीहोली के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उनके समर्थकों ने बेलगावी शहर में जमकर हंगामा किया। एक अश्लील वीडियो के सामने आने और विपक्षी दलों के आरोपों के बाद रमेश जारकीहोली ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिस पर उनके समर्थक भड़क गए और उन्होंने सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया। उनके प्रदर्शन की वजह से ट्रैफिक जैम की समस्या खड़ी हो गई, जिसके बाद पुलिस उन्हें सड़क से हटाने में जुट गई, लेकिन प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हुए। इसके बाद पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। सभी प्रदर्शनकारियों को पकड़कर पुलिस ने अपनी गाड़ी में बैठा दिया। हालांकि प्रदर्शनकारियों का हंगामा वहां भी जारी रहा। टीवी पर पहली बार शुरू हुआ है एक अनोखा शो, यंग जीनियस। 6 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए 14 साल का आविष्कारक जो पैसा नहीं, लोगों की मुस्कुराहट कमाना चाहता है।